नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं रुचिका राज, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। हजारीबाग में हुए बवाल के बाद अब एक्शन में पुलिस प्रशासन नजर आ रही है। 45 नामजद पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। 200 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। उपद्रवियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। सैकड़ों की संख्या में अभी भी पुलिस तैनात वहां पर मौजूद नजर आ रही है। अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील पुलिस की तरफ से की जा रही है। तो हजारीबाग से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बवाल के बाद अब एक्शन में पुलिस प्रशासन नजर आ रही है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन कैंप कर रही है, क्योंकि जो ग्रामीण है वो दहशत में है और इसी को शांत कराने के लिए पुलिस की तैनाती गांव में की गई है। हालांकि पुलिस ने एक्शन लेते हुए 45 नामजद पर एफआईआर दर्ज कर लिया है। 200 अज्ञात लोगों पर भी एफआईआर दर्ज किया गया है और साथ ही असामाजिक तत्व जिन्होंने ये आगजनी की और ये बवाल किया, उनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो सैकड़ों की संख्या में अभी भी पुलिस तैनात है। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता सुशांत सोनी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुशांत, पुलिस की तरफ से क्या जानकारी दी गई है, किसने ये बवाल किया, क्योंकि 45 नामजद पर एफआईआर पुलिस ने दर्ज कर लिया है? देखिए, पुलिस सूत्रों की माने तो जिस तरीके से यह घटना को अंजाम दिया गया है, तो कहीं ना कहीं जो एक लाउड स्पीकर और झंडा को लेकर विवाद उत्पन्न होता है, तो ऐसे में जो है स्थिति तो तनावपूर्ण पहले से बनी हुई थी, लेकिन अचानक और पथराव जैसी घटनाएं होती है, उसके बाद अगजनी का जो है वो मामला प्रकाश में आता है। कई वीडियोस फोटोज जो है वो पुलिस को हाथ लगे, उसी के आधार पर जो है उन उपद्रवियों की जो पहचान की जा रही है और बहुत जल्द जो कुछ उपद्रवी है वो पुलिस के जो है वो कब्जे में होंगे। यानी हम कह सकते हैं कि पुलिस का भी जो एक बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले की अगर बात कर ले तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन जो है क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए लोगों से अपील कर रही है। लोगों को समझाया बुझाया जा रहा है कि इस तरीके के जो मामले हैं उसमें आप बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि एक छोटा सा जो सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने के बाद जो है कभी भी बड़ा रूप ले सकता है। तो इन सब पर जो है कहीं ना कहीं जो है कमी लाने के लिए या फिर कल शांति व्यवस्था कायम करने के लिए लगातार पुलिस कार्य कर रही है। पुलिस के बड़े अधिकारी जो है वो वहां पर कैंप किए हुए, यानी पूरी तरीके से जो क्षेत्र है वो पुलिस छावनी में तब्दील कर दी गई है। जी सुशांत, क्योंकि 45 लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है पुलिस की तरफ से, तो क्या ये कोई सिंडिकेट है या फिर ग्रामीण ही है जिन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया? देखिए, इस मामले में जो अभी तक जानकारी मिल रही है इसमें से वैसे कोई सिंडिकेट वगैरह की बात नहीं आ रही है। ग्रामीण ही थे। ग्रामीण दोनों पक्ष से जिस तरीके से आपस में एक तनाव का माहौल देखने को मिलता है, उसके बाद देखते देखते ही जो है माहौल जो है वो बिगड़ जाता है। तो वैसे लोगों की जो है पुलिस सूत्रों के अनुसार जो है वो उसकी पहचान की गई। वैसे लोगों में जो है 45 लोगों के भी नाम है। हमारे सूत्र यह भी बता रहा है कि कुछ लोग उसमें ऐसे भी हैं जो उस जगह पे मौजूद नहीं थे। हालांकि जो है इस पूरे मामले पर पुलिस जांच करेगी और आगे की क्या कार्रवाई करेगी अभी एक देखने वाली बात कीजिए। बिल्कुल, अब देखना होगा कि पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। बहुत शुक्रिया सुशांत तमाम जानकारी के लिए। तो हजारीबाग में हुए बवाल से जुड़ी एक और खबर आपको बता दें, जहां डुमरौन गांव पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। रात भर फोर्सेज की निगरानी में यह पूरा इलाका रहा। 3 थाने की पुलिस गांव में कैंप कर रही है और स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन नियंत्रण में भी है, क्योंकि पुलिस वहां पर मौजूद है। झंडा लगाने को लेकर के ये विवाद हुआ था। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, आगजनी वहां पर की गई। एक पक्ष का ये आरोप है कि वाहनों को आग लगाने के दौरान जान लेने पर भी भीड़ उतारू हो गई थी। तो बड़ी खबर आपको हजारीबाग से बता रहे हैं, जहां हजारीबाग में जो ये बवाल हुआ, इसको लेकर के एक और बड़ी खबर जो आ रही है कि डुमरौन गांव पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। देखिए, शिवरात्रि के अवसर पर जिस तरीके से डुमरौन गांव में सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का कल प्रयास किया गया था, उसके बाद जो प्रशासन है पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर दिख रही है। अभी की हालात की भी बात करें तो हालात जो है बिल्कुल सामान्य हो चुकी है। प्रशासन जो है वो लगातार मार्च कर रही है। अगर दूसरी तरफ बात करें तो 100 से भी अधिक जो है सुरक्षा बलों की यहाँ तैनाती देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो इस पूरे मामले में जिस तरीके से उपद्रव फैलाने का प्रयास किया गया, ऐसे में जो है 45 लोगों को पुलिस ने जो है नामजद आरोपी बनाया है, तो वहीं जो है 200 लोगों को जो है अज्ञात में नाम दिया। यानी हम कह सकते हैं कि लगभग 245 लोग जो है वो पुलिस के रडार पर है। उन लोगों की जो है फोटोज और वीडियोस के माध्यम से दोनों पक्षों की ओर से जो है वो पहचान की जा रही है। अभी प्रशासन के द्वारा अच्छा पहल किया गया है, शांति व्यवस्था बनी हुई है और स्थिति को सामान्य किया जा रहा है। प्रशासन आज भी दोनों पक्षों के बीच में समन्वय बैठक रखी है थाने में और हमें लगता है कि स्थिति बहुत जल्द सुधार हो जाएगा। प्रशासन की बहुत अच्छी पहल
अभी जारी है। इसी को लेकर जो एक बड़े आज शांति सभा का भी आयोजन स्थानीय इचाक थाना में किया जा रहा है, जहां पर समाज के वरिष्ठ बुद्धिजीवी लोग भी मौजूद रहेंगे। लोगों को समझाया बुझाया जा रहा है कि ऐसे घटना का जो जिस तरीके से अंजाम दिया गया है वैसे लोगों को समझाने की जरूरत है, ताकि क्षेत्र में अमन चैन और शांति बना रहे। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। तो वहीं इस मामले को लेकर के सियासत भी अब शुरू हो गई है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। ये बहुत दुर्भाग्यजनक, और पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करके हालात पर काबू पाया है। जांच हो रही है, जो भी दोषी हैं कड़ी कार्रवाई होगी। कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं जहां तक मुझे जानकारी है, लेकिन कुछ उन्मादी तत्व, खास करके जो पार्टी का यहाँ बहुत बुरा हाल हो गया, मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर इशारा कर रहा हूँ, कहीं न कहीं उनकी संलिप्तता नजर आएगी। आप जांच होने दीजिए। देखिए, ये बहुत ही अफसोस की बात है कि सनातनियों का कोई पर्व झारखंड में ऐसा नहीं होता है जिसमें हिंसा नहीं भड़कती है साहब। और सरकार तमाम दावे करती है कि हमने इंतजामात कर लिए, विधि व्यवस्था की स्थिति ठीक है, कुछ नहीं होगा, शांतिपूर्वक होगा, लेकिन हमेशा सनातनियों को टारगेट किया जाता है, उनके पूजाओं को टारगेट किया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की सांप्रदायिक और तुष्टिकरण वाली नीतियां हैं, जिसके कारण जिहादी मानसिकता वाले लोगों का दिमाग चढ़ गया है और वो सनातनियों के पूजा को टारगेट करते हैं। हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि वो कम से कम पूजा के समय राजनीति नहीं करे और बंदोबस्त वो बेहतर करे। तो वहीं इस मामले पर रक्षा मंत्री संजय सेठ ने ये कहा है, रक्षा राज्य मंत्री हैं संजय सेठ, उन्होंने ये कहा कि ये सब घुसपैठियों का काम है। के अंदर मेरा तो ये मानना है ये और किसी का काम नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों का। और इसी बीच आपको राजधानी रांची से बड़ी खबर बताएं, जहां सड़क हादसे में घायल हुई राज्यसभा सांसद महुआ मांझी का इलाज जारी है। रांची के ऑर्किड अस्पताल में सांसद का इलाज जारी है। महुआ मांझी का आज ऑपरेशन होगा और आज डॉक्टर उनके बाएं हाथ का ऑपरेशन करेंगे। तो सड़क हादसे में महुआ मांझी के हाथ, इसके साथ ही छाती की जो हड्डी है वो टूट गई थी, उसका ऑपरेशन आज होना है। बड़ी खबर आपको महुआ मांझी के हेल्थ को लेकर के बता रहे हैं। उनका इलाज फिलहाल ऑर्किड अस्पताल में जारी है। महुआ मांझी का आज ऑपरेशन होना है। वो महाकुंभ से आ रही थी, इसी दौरान उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वो काफी गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। उनका इलाज जारी है और आज ही डॉक्टर उनके बाएं हाथ का ऑपरेशन करेंगे। सड़क हादसे में महुआ मांझी काफी ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो गई थी। लगातार उनका इलाज चल रहा है और फिलहाल आज उनका ऑपरेशन किया जाएगा। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको लोकसभा सांसद महुआ मांझी सड़क हादसे में घायल होंगे और उस हादसे के बाद उनका इलाज रांची के ऑर्किड अस्पताल में चल रहा है। कल दिन भर उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए जो तमाम दलों के राजनीतिक दलों के नेता जो हैं वो पहुंचे अस्पताल। वहीं मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन और भी मौके पर पहुंची और उनके स्वास्थ्य की स्थिति की जानकारी ली। बता दें कि इस सड़क हादसे में महुआ मांझी के बाएं हाथ की हड्डी टूटी है, तो वहीं सीने की भी 3 हड्डियां जो हैं वो इस हादसे में टूटी हैं। जो जानकारी है उसके अनुसार महुआ मांझी जो है वो महाकुंभ गई थी अपने परिवार के साथ और जब लौट रही थी उसी दरमियान गाड़ी जो है वो सड़क हादसे की शिकार हुई और उसी में ये पूरा जो चोट है वो गंभीर रूप से घायल हो गई। फिलहाल आज उनके बाएं हाथ के हड्डी का ऑपरेशन किया जाएगा, जो कि हाथ टूटा हुआ है बायां हाथ, उसका ऑपरेशन किया जाएगा और उसके बाद जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, खासतौर से जो चिकित्सक हैं, वो उनकी स्थिति के बारे में जानकारी देंगे कि अब उनकी स्थिति कैसी है। फिलहाल बता दें कि उनके स्वास्थ्य लाभ को लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने कामना की है और उनके जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की है। अब देखना होगा कि आज जब ऑपरेशन होता है तो उसके बाद चिकित्सक क्या कुछ कहते हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश।
और अब बात करेंगे तेलंगाना सुरंग हादसे की। तेलंगाना सुरंग हादसे से जुड़ी हुई आपको बड़ी खबर बताएं, जहां टनल में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 5वां दिन है और अब तक मजदूरों से किसी भी तरह का संपर्क नहीं हो पाया है। हालांकि ग्राउंड जीरो से जो खबर आ रही है उसके अनुसार एनडीआरएफ की जो टीम है इन मजदूरों के काफी करीब पहुंच चुकी है। एनडीआरएफ उस आखिरी पॉइंट तक पहुंच गई है जहां टनल की छत का हिस्सा ढहा था। तो ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं और टनल में जो फंसे मजदूर हैं उनका रेस्क्यू करने के लिए तमाम जो फोर्स है वो लगाए गए हैं। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जहां टनल में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 5वां दिन है। अभी तक फिलहाल मजदूरों को नहीं निकाला गया है, लेकिन ग्राउंड जीरो से जो खबर सामने आ रही है और जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एनडीआरएफ की जो टीम है वो लगी हुई है। तमाम कोशिशें की जा रही है कि उनको किसी भी तरीके से बाहर निकाला जाए। आपको बता दें कि 8 मजदूर इस सुरंग में फंसे हैं, जिसमें के 4 मजदूर गुमला झारखंड के हैं और इसीलिए झारखंड सरकार भी इस पर नजर बनाई हुई है। हेमंत सोरेन खुद इस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं और आज देखिए छठे दिन रेस्क्यू का काम लगातार चल रहा है। जो एनडीआरएफ की टीम है इन मजदूरों के काफी करीब पहुंच गई है और एनडीआरएफ उस आखिरी पॉइंट तक पहुंच गई है जहां टनल की छत का हिस्सा ढहा था। जतिन सौरभ, तुम आगे को आओ, ये रास्ता लेके आगे को आओ। मोहम्मद को कोई भी मुंडा प्लीज, मुंडा बिल्कुल भी गलत। और टनल में गुमला के 4 मजदूर फंसे हैं जिनका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। मजदूरों के मोबाइल भी फिलहाल बंद बताई जा रही है। आपको बता दें कि जिसकी वजह से मजदूरों के परिजन काफी ज्यादा परेशान है। मजदूरों के परिजनों को घटनास्थल ले जाया गया जहां तेलंगाना सरकार और प्रशासन ने टनल से मजदूरों को निकालने के लिए की जा रही पहल की जानकारी दी। और इसी बीच आपको गिरिडीह से बड़ी खबर बताएं, जहां बगोदर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। अनियंत्रित बस जीटी रोड के डिवाइडर पर चढ़ी और बस इस वजह से क्षतिग्रस्त हो गई है। तो बाल बाल जो यात्री उसमें सवार थे वो बच गए हैं। बंगाल से वृंदावन जा रही बीच में ये हादसा हुआ है, बस हादसा, और इसकी तस्वीर भी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितना भीषण ये सड़क का हादसा हुआ है। बगोदर में भीषण सड़क का हादसा हुआ। अनियंत्रित बस जीटी रोड के डिवाइडर पर चढ़ गई। हालांकि इसमें यात्रियों को कुछ भी नहीं हुआ है, यात्री बाल बाल बच गए हैं। और अब बात करेंगे झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की। राज्य से आपको इस बीच बड़ी खबर बताएं, जहां झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 3रा दिन है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। वित्त मंत्री राधाकृष्णन किशोर सदन में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करेंगे और सर्वेक्षण रिपोर्ट से राज्य की आर्थिक सेहत का पता चलेगा। झारखंड के लोगों की आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलेगी और 3 मार्च को झारखंड सरकार बजट पेश करेगी। तो हेमंत सोरेन पार्ट 2 का ये पहला बजट होगा। वित्त मंत्री राधाकृष्णन किशोर बजट पेश करेंगे और बजट को लेकर के लोगों में भी काफी उत्साह है, काफी उम्मीदें हैं सरकार से इस बार। तो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आज पेश किया जाएगा। 3 मार्च को ये बजट पेश होगा। और देखिए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता निरंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निरंजन, आज आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किया जाएगा और काफी उम्मीद है क्योंकि इस बार वित्त मंत्री राधाकृष्णन किशोर बजट पेश कर रहे हैं। किन किन वर्ग को इस बार सबसे ज्यादा ध्यान में रखा जाएगा? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि आज बजट सत्र का 3रा दिन है। कल महाशिवरात्रि को लेकर के अवकाश था, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बजट पर, जो अभिभाषण पर, राज्यपाल का अभिभाषण पर चर्चा हुई, आज वित्त मंत्री राधाकृष्णन किशोर बजट को लेकर के जिस तरह से उन्होंने चर्चा की बात कही है, तो लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रहेगा स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के, क्योंकि दोनों जो विभाग होते हैं वो बहुत बड़ा होता है। स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के बजट में सबसे ज़्यादा रखी जाएगी उसमें राशि, और उसी को लेकर के सरकार के द्वारा पहले से ही तैयार की गई है। लेकिन इससे पहले आपको मैं एक जो अभी मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखें, जो विधानसभा का जो गेट है, ये विधानसभा का सीढ़ियाँ है,
आप देखें कि आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूं कि लगातार सदन के अंदर और सदन के बाहर मुखर होकर के भारतीय जनता पार्टी के विधायक विरोध कर रहे हैं। विरोध आज चूंकि महाशिवरात्रि को लेकर के जो लाउड स्पीकर हजारीबाग में लगाया गया था, उसको लेकर के जो इरफान अंसारी हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि किसी एक समुदाय को टारगेट बीजेपी ना करे, और उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी यानी जो वहाँ के लोकल विधायक हैं, क्षेत्र के जो सिमरिया के विधायक हैं, हजारीबाग सदर के विधायक हैं, और जो भी उस विधानसभा के अंदर आता है, उनका यह कहना है कि इस तरह का बयानबाजी से बचना चाहिए, चूंकि एक समुदाय का ये बात नहीं है, बल्कि आप पूरे प्रदेश के मंत्री हैं और इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। और इस सवाल को लेकर के जब मैंने कांग्रेस के विधायक श्वेता सिंह जो बोकारो से हैं उनसे सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर घटना कभी भी घटित हो सकती है, इस संदर्भ में किसी को भी बयानबाजी नहीं करना चाहिए। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का आप सामने तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं कि जिस तरह से सदन के अंदर और सदन के बाहर इस बात को लेकर के आज हंगामा होने के आसार हैं। आपको जो तस्वीर दिखा रहा हूं साफ तौर पर देखें कि ये हजारीबाग के विधायक सदर के जो प्रदीप प्रसाद हैं, जो सफेद शर्ट पहने हुए हैं और मीडिया के सामने बाइट दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं। मैं भी उनका बयान लेकर के भेजा हूं। आप देखें, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरह के बयान से कहीं ना कहीं दो समुदायों के बीच में मामला और बढ़ता है, और मंत्री को, एक मंत्री का संवैधानिक पद होता है, इस तरह का बयान देने से बचना चाहिए। चूंकि हजारीबाग विधायक प्रदीप प्रसाद ने कहा कि हजारीबाग वह क्षेत्र है जहां पूरे देश का सबसे बड़ा रामनवमी का त्यौहार मनाया जाता है, और निश्चित तौर पर इससे पहले महाशिवरात्रि हुई और अप्रैल में मनाया जाता है आपका रामनवमी। आप लगातार वहां नेताओं से बातचीत भी कर रहे हैं, मंत्रियों से बातचीत भी कर रहे हैं, ऐसे में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश होना है। आपने बताया कि शिक्षा स्वास्थ्य पर नजर रहेगी सरकार की इस बार, क्या महिलाओं के जो सम्मान योजना है उस पर भी नजर रहेगी, और युवाओं के रोजगार को लेकर के भी सरकार ने बहुत सारे वादे किए थे चुनाव से पहले, क्या उसके बारे में भी आज बातचीत होगी? बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से मैया सम्मान योजना की राशि पिछले 3 किस्त से नहीं मिल रहा है, यानी सरकार के द्वारा जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, वह कह रहे हैं कि एक साथ 3 बार यानी 7500 रुपये राशि दी जाएगी, और उन्होंने यह भी कहा कि होली से पहले राशि दी जाएगी एक साथ, एक मुश्त। अब देखना यह है कि क्या इस को लेकर के सरकार के द्वारा जो तैयारी की जा रही है, कहीं न कहीं आप देखें कि आप ये हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन आप देखें। निरंजन, अब एक बार कल्पना सोरेन से बात करने की कोशिश कीजिए कि आज किन किन मुद्दों पर पटल पर चर्चा होगी, किन किन मुद्दों पर रखा जाएगा। अंदर चली गई है। कल्पना सोरेन मीडिया के सामने बातचीत करने से मना किया है, वो सदन के अंदर चली गई है। जैसे ही गाड़ी से उतरी, मैंने कोशिश किया, वो भी कुछ बोलने से इनकार किया, वो सीधे सदन के अंदर गई। चूंकि सदन का जो सत्र होता है वो 11 बजे से कार्रवाई शुरू हो जाती है। आप देखें कि 10-11 बज चुके हैं, सदन की कार्रवाई 15 मिनट के बाद शुरू हो जाएगी। और जिस तरह से कल्पना सोरेन गई है अंदर, निश्चित तौर पर आज पूरा सदन हंगामेदार का आसार रहेगा। चूंकि इसलिए कि हजारीबाग की घटना, मैया सम्मान योजना, बालू, कई मामलों को लेकर के जो मुखर भारतीय जनता पार्टी सदन के बाहर सदन के अंदर है। वहीं 10वीं क्लास के जो पेपर लीक का मामला था, उसको लेकर के भी आपने देखा कि परसों यहाँ पर सदन की जो यहाँ विधानसभा का जो गेट है, विधानसभा का जो सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पर विधानसभा के अंदर और बाहर बीजेपी के विधायक मुखर होकर रहे हैं। और आज जबकि हजारीबाग की घटना सबसे बड़ी एक मुद्दा मिल गया है भारतीय जनता पार्टी को। अब देखिए कि लगातार बयानबाजी हो रही है, और कहीं न कहीं इस बात को लेकर के संकेत मिल रहे हैं कि सदन की जो कार्रवाई आज 3 दिन हुआ है और बजट सत्र का चल रहा है, और शुरुआत के दिन से ही अगर हम बात करें तो शुरू के दिन से ही जिस तरह से 24 फरवरी का सदन की कार्रवाई शुरू हुई है, उसी दिन से मुखर हुआ। हालांकि उस दिन अगर हम बात करें, राज्यपाल का जो बजट का अभिभाषण होता है उस पर चर्चा हुई। उसके बाद दूसरे दिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये झूठ का पुलिंदा है, भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के आगे की जो सरकार के द्वारा जो दिया गया वही उन्होंने पढ़ के सुनाया है। लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल इसमें बेबुनियाद है, और साफ तौर पर सदन के बाहर भी बिल्कुल निरंजन, और मैं चाहूंगी आप नजर बना के रखें, और देखना होगा कि आज का जो बजट पेश किया जाएगा वित्त मंत्री की तरफ से, किन किन मुद्दों को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि हेमंत सोरेन का ये पार्ट 2 है, और ऐसे में झारखंड की जनता को काफी ज्यादा उम्मीद है हेमंत सोरेन सरकार से। बहुत शुक्रिया निरंजन तमाम जानकारी के लिए। और आप बात करते हैं हजारीबाग, आपको सीधे लेकर चलते हैं जहां परिवहन विभाग में अजीबोगरीब मामला देखने को मिला, जिसके बाद लोग परिवहन विभाग को दोष देने लगे हैं। लेकिन जब हकीकत पता चला तो लोगों के होश फाख्ता हो गए। दरअसल परिवहन विभाग के रडार में 2 सफेद स्कॉर्पियो आई,
एक हजारीबाग की है तो दूसरी रांची की है, लेकिन दोनों गाड़ियों का इंजन नंबर और चिचिस नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर एक ही है। दो गाड़ी एक कागजात पर, मालिक अलग अलग हैं। अब ये मामला शहर में चर्चा का विषय बन गया है। हैरत की बात यह है कि 18 महीने से दोनों गाड़ियां सड़क पर फर्राटे से दौड़ रही है, चल रही है, पर किसी की भी इस पर नजर नहीं पड़ी। 20 फरवरी को हजारीबाग निवासी मालिक अपने स्कॉर्पियो का पॉल्यूशन कागजात बनाने गए, तब उन्हें यह पता चला कि उनकी स्कॉर्पियो का रजिस्ट्रेशन नंबर किसी और के नाम पर हो चुका है। मामला सामने आने के बाद परिवहन कार्यालय सक्रिय हुआ तो दूसरी गाड़ी मालिक को नोटिस जारी कर परिवहन कार्यालय बुलाया गया। दूसरी गाड़ी रांची के सचिन कुमार दास के नाम पर है, जिसका दोबारा रजिस्ट्रेशन किया गया था। सचिन ने वह गाड़ी राज मोटर्स से सेकेंड हैंड में खरीदी है। गाड़ी भी आ गया है, अभी एमबीआई साहब जांच कर रहे हैं उसका। मैंने पहले बताया था कि इन्होंने जबरदस्ती का 7 दिन का टाइम दिया है और वो सिर्फ इनके मिली भगत को दिखाता है। कहीं ना कहीं डीटीओ साहब किसी दलाल के चंगुल में है या चंगुल डीटीओ साहब को दलाल में लिया हुआ है। 7 दिन का टाइम दिया है। देखिए नंबर प्लेट चेंज हुआ है, क्या कारण है ये लोग बताएंगे, क्योंकि मैंने इसके लोन के डॉक्यूमेंट्स भी देखे हैं, उसमें हिंदी में नंबर था, अभी इंग्लिश में दिख रहा है, तो इसका कारण बताएंगे यही लोग कि क्या है। और बाकी मुझे जो समझ में आ रहा है कि डीटीओ साहब की मिली भगत है। बताओ। ये गाड़ी हम देखने के लिए गए थे राज मोटर्स, वहाँ पे हम इनको देख के सब कुछ किए, इसका फाइनल किए, इन्होंने दाम बताया जो भी उनको क्लियर किए, उनको डाउन पेमेंट करके हम इंडस्ट्रियल बैंक से लोन करवा लिए और उनके बाद इन्होंने गाड़ी दे दिया। हम 1.5 साल तक चलाए तो भैया ने हमको बोला कि ऐसे ऐसे बात है, मेरे साथ गाड़ी है मेरे पास और गाड़ी मैंने नहीं बेचा हूँ। तो मैंने तुरंत राज मोटर को कंप्लेन किया कि ऐसे ऐसे मेरे पास फोन आ रहा है, डीटीओ ऑफिस से मेरे पास नोटिस आ गया। तो उन्होंने भैया ने हम लोग को बोला कि ठीक है गाड़ी लेकर जाएंगे। 2-3 दिन से मैं भी खुद परेशान हूँ, तो आज ऐसा हुआ कि हम गाड़ी लेकर यहाँ पे पहुँचे। जो सही रहेगा वो यहाँ पे निकालना चाहिए बस। अभी तो जांच चल रही है, जब तक गाड़ी गया है इसका SCR निकालने के लिए गया हुआ है, जब तक वो दोनों फाइनल नहीं होगा और हम लोग उसको जब फाइनल रिपोर्ट करेंगे आप लोगों को सारा ब्रीफ कर देंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।